अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बदलता पाकिस्तान। मैं इस वक्त नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मैच होने वाला है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ मैंने 2 शोज किए हैं 2 दफा। जब पहली दफा आया था क्या सूरत हाल थी, मैं चाहता हूँ पहली दफा जब मैं यहाँ पे आया था तब क्या सूरत हाल थी। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे। उस वक्त इसकी क्या सूरत हाल थी पहली दफा, उस तारीख को वो जरा जाके देखें आप। तो आप तो चाहते हो कि ये खुल जाए? हम बोल रहे कि खुद खुल जाए तो हमारा ही मजा होगा, पैसा भी निकलेंगे। तो लोग खेलने आते थे यहाँ पे क्रिकेट? पहले आते थे, अब तो इतना घास है, इतना कई शुक्र कर हमने काट लिया। ऊपर एसबी वाला आए थे 2-3 बंदे, उसने बोला काटो। हाँ, तो तुमने काट दिया? काट दी। और ना घास ऊंची ऊंची थी कई, अभी भी देखो वो इतने है। उस क्रिकेट ग्राउंड में भी इसी तरह? क्रिकेट ग्राउंड में तो इतने थे। बहुत शुक्रिया। मैं अभी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ। इसकी कुछ तस्वीरें जो सी आप अच्छी चलती हुई भी देख रहे हैं। जब ये बना था बड़ा अच्छा था, खूबसूरत था। अभी हमारे भाई ने, इस्माइल ने, बड़ी मुश्किल से हमें अंदर आने की इजाज़त दी है। उसने कहा वो भी चाहता है कि ये बने और स्टार्ट हो। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये नारोवाल का। बड़ा आपने नाम सुना था एहसन इकबाल साहब को, नैब में भी इसके अंदर काफ़ी केसेस का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं काशिफ भाई, हमारे नुमाइंदे हैं समा के नारोवाल से। और हमारे साथ एक और सहाफ़ी हैं यहाँ के लोकल, यासर भाई, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। और वो ये दोनों सहाफ़ी जो उनसे हैं, ये इसलिए सहाफ़ी दोनों साथ रखें, सहाफ़ी वो बरादरी होती है जो बोलती है, जो अपने इलाके के मसाइल के लिए बोलती है, परेशानियाँ हों तो बोलती है। तो ये अपने इलाके के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेके बड़े अपसेट हैं और चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चले। लोग जो यहाँ पर हैं, बाहर बच्चे सड़क में कहीं मैदान में कहीं पे खेलते हैं, वो यहाँ के खेलें। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हों, वो चाहते हैं यहाँ पर कारोबार चले, लोग आएँ, यहाँ पर जिंदगी हो और यहाँ पर आबादी जो सी है दोबारा इससे मुस्तफीद हो सके। यासर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। काश भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। आज आप हमें कौन सा ग्राउंड दिखाने जा रहे हैं आप? सबसे पहले हम आपको क्रिकेट का ग्राउंड दिखाते हैं जी। अच्छा। वहाँ पे कुछ अर्सा पहले जब ये बनना शुरू हुआ है ना, हाँ। तो वहाँ पे इंटरनेशनल जो क्रिकेट के प्लेयर थे, अच्छा, वहाँ पे इन्होंने आसन इकबाल साहब ने वहाँ पे इवेंट करवाया था वहाँ पे, ताकि ये दुनिया को दिखाया जाए कि ये ग्राउंड वो है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मैचेस के लिए? जी बिल्कुल। वहाँ पर कुछ हुआ है पहले? मैच कोई हुए हैं? वहाँ पे पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनकी 2 टीमें यहाँ पे आई हैं। उन्होंने यहाँ पे मैच खेला है 2020 यहाँ पे। वाह वाह। यासर भाई कितने पैसे लगे हैं इसके ऊपर टोटल? हमें तो पता है 4 अरब के तकरीबन इसका कोई ऑफिशियल अमाउंट है। तकरीबन राउंड अबाउट इसके ऊपर को 4.5 से 5 अरब रुपया इसके ऊपर खर्चा आ चुका है। अच्छा। और इसका तकरीबन 80% से जायद जो है वो काम भी हो चुका है। आप यहाँ पर लोकल सहाफी हैं, आप लोग देखते हैं क्यों ये बंद हो गया, क्या हुआ, क्या ये मुबैना तौर पर सियासत की नजर हुआ है। सियासत की नजर इसलिए हुआ कि या 80% इसका काम मुकम्मल हुआ तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई 2018 में। तो आसन इकबाल के जो अपोजिट थे जिन्होंने इलेक्शन एनए का कंटेस्ट किया उनके खिलाफ, वो इब्रार उल हक साहब थे। ठीक है। इब्रार उल हक साहब चूंकि ये इलेक्शन लूज कर गए, तो उसके बाद जो नैब की शक्ल में आसन साहब की गिरफ्तारी सामने आई, तो इस प्रोजेक्ट को सामने कहा जाता है मुबैना तौर पे ऐसे कहानी है जो यहाँ लोकली चलती है। लोकल कहानी है कि आसन साहब को, आसन को इस मुकदमे में शामिल करने के लिए ये सारा प्रेशर बिल्डअप किया। ये तो बड़ी महंगी मशीन है सर। इस तरह की और बहुत सारी मशीनें हैं जिनकी ये बड़ी महंगी करोड़ों मशीन रुपए कीमत है, जो खटारा बन गई है। ओए यार भाई ये तो बहुत महंगी मशीन है। ये आप सही कह रहे हैं, ये अवाम का वो पैसा है जो अवाम के टैक्सों से इकट्ठा हुआ है। और अवाम तो इस शक्ल में खुश हो रही थी कि हमारे नौजवान नस्ल को ऐसा ग्राउंड मिल जाएगा जहां पे जाके हमारी नौजवान नस्ल अपनी खेल सकेंगी। और ये बारिश में खड़ी खराब हो गई है। ये बारिश में खड़ी ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हें दुख नहीं होता ये देख के? दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, हुकूमत ही ऐसे आई है। यहाँ पे उसको भी दुख होता है। ये मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, मॉन्यूमेंट की हालत देखें। ये जंगल से नहीं निकल रहे, ये हॉकी ग्राउंड है, ये हॉकी ग्राउंड है नारोवाल की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हॉकी ग्राउंड। कि यहाँ पर शूट करना इतना मुश्किल हो गया।
दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, हाँ दश्त तो दश्त। ओए होए हाँ, उतर गई बर्बादी। काशिफ भाई ये तो सत्यानाश हो गया। करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सत्यानाश हुआ है जी। तो इस पे तो यही पहली इंक्वायरी तो यही है कि ये इतना पैसा जाया किस तरह हुआ? नारोवाल के लोगों का ये सवाल है कि अगर हुई करप्शन तो उस करप्शन को पकड़ा जाता ना, अरबों रुपए का नुकसान तो ना होता। स्पोर्ट्समैन जब वजीर आजम बनता है तो उसके दौर में स्पोर्ट्स की क्या हालत होती है वो आपने देख ही लिया। अब हमारा कौमी स्पोर्ट्स जो सा है वो सिर्फ गालियां देना रह गया। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं हम, जहां पर गीदड़ों ने बसेरा कर लिया है। वो देखें पवेलियन देखें उसका, यहाँ पर आप फुटबॉल खेलें, बच्चे आपके नारोवाल के यहाँ पे आए फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, करप्शन आप अदालत में प्रूव करें, लोगों का पैसा है लग गया है, लोगों के लिए खोल दें। मैं यहाँ पर अदलिया से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा इसको देखें, ये कौम का पैसा है लग गया हुआ है, इमारत खड़ी हुई है, ये और ख़राब होता रहा तो कुछ अर्से में ये खंडर हो जाएगा। फिर इस तरह की विसिनिटी को बनाने के लिए फिर दोबारा अरबों रुपया लगेगा। ये ऐसी करोड़ों रुपए की मशीनरी है जो यहाँ पे पड़ी पड़ी अब खराब हो गई, कंडम हो गई। ओए होए 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 जालिमो, ओहो वाह जालिमो, कमाल कर दिया। ये जुल्म देखना ना आपने, जुल्म ये है जुल्म। इसे जैसे जुल्म की तस्वीर दिखानी है ना किसी को, ये दिखाएं। इसके साथ आपको विजुअल्स चलते हुए मैं दिखा रहा हूँ। जब यहाँ मैच हुआ था उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर ममनून हुसैन यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर खूबसूरत मैच जारी था। बड़े बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए थे और अभी इसकी हालत देखें। ओए होए होए, और ये 10,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम था जी। 10,000 लोग यहाँ आ सकते थे जी बिल्कुल। और जब फर्स्ट डे वो फर्स्ट इवेंट था, हाँ। उसको तजर्बाती तौर पे किया गया था कि हम दुनिया ये बता सके, दिखा सके दुनिया को कि यहाँ पे इवेंट होंगे। नारोवाल में गुमशुदा पिच की तलाश, ये पिच है। ऐसी हाँ यार बहुत बड़ा ब्लंडर है यार ये क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें हम फेर रहे हैं। देखें इसको बड़े गौर से और सोचें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेटर है। वाह वाह वाह। और एक क्रिकेटर जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो क्रिकेट ग्राउंड का ये हाल है। अगर आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की जो ये किताबें छपती रही हैं, जो ये वीडियोस बनती रही हैं, जो अखबारों में ज़मीन में छपते रहे हैं, उनमें कभी स्पोर्ट्स के बारे में निकाल के देखें ना। उसकी एक छोटी सी आपको बता दो कि महकमा खेल के बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। 3.5 बरस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की तादाद 618 तक बढ़ा दी गई। महकमा खेल का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 7 अरब 34 करोड़ रुपए कर दिया गया। पंजाब के देहात में 1400 नए ग्राउंड्स बनाए गए। ये पंजाब हुकूमत दावा करती है अपनी किताबों में। उस्मान बुजदार साहब ये दावा करते हैं और हमारे खेल के वजीर ये दावा करते हैं कि खेल के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज मैं नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और यहाँ की जो हालत है वो आपके सामने है। वो बार बार पूछे जाते हैं ना किसके बाप का पैसा है, बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ये डायलॉग बोलूँ, लेकिन अगर मैं डायलॉग बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बुरा मना जाएंगे। तो समझ जाएं जो मैं कहना चाह रहा हूँ और देखें इसकी हालत को। स्टेडियम में क्रैक्स आ गए, ऊपर भी क्रैक है, क्रैक्स आ गए। ओह स्टेडियम बनाने में जब आपको खर्चा करना पड़ता है ना तो फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं। क्यों यासिर भाई? इसमें तो देखें कि अरबों रुपए की पहले जमीन खरीदी, फिर उसके बाद अरबों रुपए कितने एकड़ 46 एकड़ 46 एकड़ रकबा है सर ये। और 46 एकड़ का रकबा कवर्ड है, यानी कि उस पे अच्छी पेवमेंट है। ये पेवमेंट देखें, ग्राउंड देखें और हमारी शक्लें देखें कि हम यहाँ आगे मातम कर रहे हैं बजाय इसके कि ग्राउंड में जाके ताली बजाएं। खेल की शॉट पे हम यहाँ मातम कर रहे हैं कि हकीकत देखें जरा। अब आप मुझे कहें कि मैं किसी पार्टी की जुबान बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के हक में कर रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ कर रहा हूँ, ये आपका पैसा है, ये आपके लिए कर रहा हूँ, आपका पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इस पैसे के ऊपर मालिक
काबिज बन के बैठे हुए हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैसा यहाँ के लोगों पे लगाया जाए, ये पैसा अगर लग गया है तो यहाँ के लोगों को यहाँ फैसिलिटी दी जाए कि वो यहाँ आएँ, इसको इस्तेमाल करें। जो पैसा लग चुका है, यहाँ मौजूद है, यहाँ पड़ा है, गल सड़ रहा है, उसको बचाएं। दरख्वास्त। किसी की माल पे चोरी, कभी किसी के ईमान में चोरी, चोरी 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 और चोरो। दुख हो रहा है मुझे ना बड़ा शदीद किस्म का। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन लोग हैं हम अपने पैसे की कदर नहीं करते। किसी और के पैसे की कदर करना तो बहुत दूर की बात है। आप ये सोचें कितनी मुश्किल में कौम ज़िंदगी गुजार रही है, कितनी मुश्किल से आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं। फिर आप ये सोचें कि वही कौम जो फाकों तक की नौबत पे आ चुकी हुई है, जो फंस चुकी हुई है महंगाई में, मुश्किलात में, उसी कौम ने जिम्नेजियम बनाए, स्पोर्ट्स हॉल्स बनाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, खेलों के मैदान बनाए और उसके बाद वो उजड़ गए। दश्त तो दश्त है, दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एहसन इकबाल साहब ने मुझे लास्ट टाइम बोला कि यार पिच को तो ढूंढना पड़ेगा, तो ये रही पिच, मिल गई पिच और पिच बना भी दी गई। एहसन इकबाल साहब के पास चलता हूँ और आपकी उनसे बात करवाता हूँ तो क्या बताते हैं इस बारे में। एहसन इकबाल साहब हमारे वफाकी वजीर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हुए हैं और जहां मौजूद हैं, इससे पहले भी यहाँ मौजूद थे, उसके मनाज़र में आपको दिखा देता हूँ। ये है एक बार फिर नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पुकार। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, हमारे साथ वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, वेलकम टू नारोवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नारोवाल में पहले भी आया था जब आप हुकूमत में नहीं थे, तो मैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख के गया था, मेरा दिल खून के आंसू हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये नारोवाल शहर के लिए बड़ी कीमती चीज़ थी, बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। इल्ज़ाम भी अभी आपके ऊपर कि आपने इसको बॉर्डर के बड़ा करीब बना दिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बॉर्डर के साथ। ये देखिए कि नैब का हाल देखें कि इन्होंने इंक्वायरी इस बुनियाद पे शुरू की कि बॉर्डर से 800 मीटर का फासला है। आपके पास ड्रोन होगा, बॉर्डर जाइए, कम से कम 14 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और लाहौर की अब जो डिफेंस सोसाइटी के नए सेक्टर हैं वो शायद इससे ज्यादा बॉर्डर के करीब हैं। इसी तरह अगर आप इस पे देखिए किताबों में, तो इसकी कुल मालियत मंसूबे की 2.9 अरब रुपए, 6 अरब रुपया और 2.25 अरब रुपया अभी तक खर्च हुआ है। तो जिस मंसूबे पे 2.25 अरब रुपया खर्च हुआ है, वो 6 अरब उस पे कैसे खर्च हो गया? तो आप देखिए अलिफ लैला की कहानियों के ऊपर यहाँ नैब रेफरेंस बनाता है, किरदार कुशी करता है और इसके बाद जो है आपको जेलों में डालता है, चूंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन चलिए, मुझे मेरे जेल में जाना गवारा है, लेकिन ये मंसूबा जो पाकिस्तान के नौजवानों की, खिलाड़ियों की अमानत था, इसको उजाड़ना तो नाकाबिले माफी जुर्म है। अभी आपको यहाँ चलते हुए कैसा लग रहा है कि जो आपने पेवमेंट बनाई थी उस पे घास उगी हुई है? देखिए, ये तो आपको लग रहा है कि आप किसी जंगल में आ गए हैं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं, आप ये देखिए ना, ग्राउंड है। भाई साहब, आपको मैं वीडियो दूंगा जो हमने 2018 अप्रैल में बनाई थी। अच्छा। इसी जगह की ड्रोन वीडियो, जब ये तमीर हुआ था, जब ये तकरीबन सेमी फिनिश था। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही जगह है। अब देखें ना, जैसे क्या ऐसा लग रहा है कि तबाही मचा दी है। अब आप देखिए ना कि जो इस मंसूबे का और इस क्रिकेट ग्राउंड का पीटीआई के हाथों हशर हुआ है, यही हशर पाकिस्तान की मईशत का वो करके गए हैं। यही हशर पाकिस्तान का ये 4 सालों में करके गए हैं। आप माशाल्लाह अच्छे सियासतदान हैं, आप नारोवाल में एक अवामी सियासत भी करते हैं। हमें तो ये इन्होंने हुकूमत में आके बचा लिया। पाकिस्तान का हर बंदा जानता है कि ये मुल्क इस अंजाम को कैसे पहुंचा है। मैं इलेक्शनों से पहले हर तकरीर में लोगों को मिसाल दिया करता था कि यार, अगर अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी किसी अनाड़ी ड्राइवर को चाबी दोगे, उसका क्या असर होगा? लोग कहते थे जी वो एक्सीडेंट करेगा। खान साहब ने भी पाकिस्तान की मईशत के वो एक्सीडेंट किए हैं कि इसको अब ठीक करने के लिए दिन रात इस पे लगे हुए हैं। ढूंढे पिच कहाँ पे है अब वाकई ये तो लगता है माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी पिच किधर। पिच नहीं है,
यहाँ पिच किसी को नजर नहीं आएगी। हाँ, लास्ट टाइम हम भी ढूंढते ढूंढते चले गए कि पिच कहाँ पे है, कि एक खिलाड़ी ने खेल के मैदान का, मेरा ख्याल है इधर कहीं होगी पिच। यही है, ये पिच। हाँ, ये पिच है। ये अंदाजा करें अब, ये पिच का हाल देख, ये पिच है। हाँ, ये पिच है। ये इंटरनेशनल लेवल की पिच थी। मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि ये स्टेडियम अलामत है पीटीआई के विरसे की, कि हर चीज इनको सही हालत में मिली और जो इन्होंने स्टेडियम का हाल किया वही हाल इन्होंने मुल्क का करके छोड़ गए। आपको क्या लगता है इसके रिवाइवल पे कितना पैसा लगेगा इस तमाम? आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये अब वो चीज है कि जो कंसल्टेंट्स जायजा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 2018 के मुकाबले में आज जो है सीमेंट की, सरिये की, हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। और अब ये नहीं मुझे पता कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स डीमोबिलाइज हुए डबल थे हो चुकी है, वो अपना कितना बिल बनाएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह कितना सामान का नुकसान हो गया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है अब करोड़ों रुपए में इजाफी लागत आएगी और ये इसका कौन जिम्मेदार है? जो टैक्स पेयर्स का पैसा जाया हुआ है, एक फैसिलिटीज आए हुई। ये मैं अब आज आपसे पूछ रहा हूँ साहब, ये आज ने सवाल नहीं करना मुझे, ये मैंने ये रेफरेंस जो है नैब के अंदर उस वक्त किया था जब मैं ऑपोजिशन में था, कि जब भी हुकूमत बदलेगी ये मंसूबा मुकम्मल होगा, इसकी जो भी इजाफी लागत होगी वो हम इमरान खान से और चेयरमैन नैब से रिकवर कराएंगे। बिल्कुल करना बनता है अब आपका। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे शहरियों ने बताया था कि यहाँ पर नौकरियां जनरेट होनी थी। तो अब देखिए, मुझे तो मेरी पीसीबी से ये उस वक्त अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि 2020 में हम पीएसएल का एक मैच यहाँ पे करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी शानदार फैसिलिटी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा कि जी जो ही ये मुकम्मल होगा हम अपना ट्रेनिंग कैंप यहाँ लगाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि जो ही मुकम्मल होगा हम अपना नेशनल कैंप यहाँ लगाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज है ना वो बड़ी मोनोटोनस है, कि अब क्रिकेट स्टेडियम में, आप कजाफी स्टेडियम में जो ट्रेनिंग अकेडमी है वहाँ क्रिकेट ही क्रिकेट है। वो कहते हैं जी सबसे बड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पे खिलाड़ी होंगे, उनके लिए जिम्नेजियम भी है, स्विमिंग पूल भी है, वो टेनिस भी है, स्क्वाश कोर्ट भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। कभी राउंड लगा लेंगे तो अपना काम भी करेंगे, लेकिन एक बड़ी उनकी वेल राउंडेड ट्रेनिंग का यहाँ पे बंदोबस्त है। तो ये तो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट खबरी क्या देंगे, कब तक आप? जी इंशाल्लाह मेरा ये टारगेट है कि 6 महीनों के अंदर अंदर इसको हम दोबारा इंशाल्लाह मुकम्मल करें। चलिए इंशाल्लाह, मेरी दुआ आपके साथ है। दूसरी खुशखबरी ये बताएं, महंगाई कब तक कंट्रोल करेंगे? जी महंगाई देखिए, इसका ताल्लुक जो है ना इस वक्त बहुत हद तक जो बैनुल अक़वामी हालात तो किया होगा नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर सब्सिडी के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, लेकिन ये जो इस वक्त यूक्रेन की जंग है इसने गंदम की कीमत 3 गुना बढ़ा दी है, तेल की कीमत बढ़ा दी है, हर कमोडिटी की बढ़ा दी है। आप लोगों की वीडियोस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि जी आप जब वो कीमत बढ़ाते थे तो आप कहते थे कि डाकू रात को डाका डाल गया पेट्रोल की कीमत, अब आप भी रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। इस फर्क सिर्फ ये है, अगर ये मईशत को होशमंदी से चलाते तो कम से कम पाकिस्तान के पास इतना बफर होता कि हम थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब कर सकते। ठीक है, आज हमारा अलमिया ये है कि हमारी मईशत में इतना शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, हमारे पास इतना रिजर्व नहीं है कि हम किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। हमें उसी तरह जैसा तेल है, तेल की जो बैनुल अक़वामी कुव्वत खरीद है उसी पे हमें आगे देने पे हम मजबूर है, हम उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते क्योंकि खजाने की ये हालत। मैंने आपको बताया कि अप्रैल से उन्होंने कह दिया कि जनाब आपको 0 रिलीज फॉर डेवलपमेंट फंड्स। ये 75 साल में कभी नहीं हुई थी हालत। ये बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, फोर्स ही कर रहे हैं। ये बताएंगे अगर आप इसी हालात में इलेक्शन में गए तो आप तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लोग बहुत अवेयर हैं, उनको मुल्क के हालात का भी पता है, उनको जिसको भूख लगी हो, भूख के आगे तो कुछ चीजें नहीं आती। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अगर हमें ये साल पूरा मिल गया तो 1 साल के इख्तिताम पर जो हम बेसिक मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करने के फैसले कर रहे हैं, इसके नतीजे में इंशाल्लाह अगले 8-10 महीने में मईशत में बहुत इस्तेकाम आ जाएगा। और अगर हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, इसकी मईशत को मुस्तहकम कर लिया और पहिया दोबारा शुरू हो गया। देखिए, 1 साल के अंदर, ये 5 साल की टर्म नहीं है। लोग हमारी कारकर्दगी देखेंगे कि हमें किस हाल में ये मुल्क मिला था। मेरी कोशिश है 1-8 महीना अगर ये ज्यादा भी लग गया तो नहीं, लेकिन 6-8 महीने में इंशाल्लाह हम इसको रेडी कर देंगे। और मुल्क भी आई थिंक 8 to 10 months इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी बैक ऑन इट्स फीट। कीमतें नीचे आएंगी,
कीमतें फर्क पड़ेगा और थोड़ा सा अगर बैनुल अक़वामी सतह पे कीमतों में कमी आई तो हम फौरन उसका रिलीफ लोगों को देंगे। यानी कि फ्यूल की कीमत भी कम होगी इंशाल्लाह। अगर डॉलर संभाल पाएंगे? इस वक्त हम डॉलर तो संभल जाएगा जिस वक्त IMF के साथ मुआहदा होगा। इस वक्त जो डॉलर पे और रुपए पे प्रेशर है उसकी बड़ी वजह वो बेयकीनी है जो IMF के साथ हमारे मुआहदे की है। जो ही वो फाइनल होगा आप देखेंगे कि रुपया स्टेबल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। मेरी नेक तमन्ना आपके साथ है कि आप इसको थैंक यू फॉर कमिंग। आप दूसरी दफा आए और इस कौमी मंसूबे को आपने लोगों के सामने उजागर किया। बहुत आपके और समा TV के हम बहुत मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, कौम का पैसा है ये, कौम की अमानत है ये, कौम को मिलना चाहिए ये, बस यही एक दरखास्त है आपसे। आज जब हम दोबारा यहाँ खड़े हैं और उस वक्त आप पिच ढूंढ रहे थे, आपने कहा पिच ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ कहीं मौजूद है, और अब मेरे ख्याल से माशाल्लाह कि पिच यहाँ आ गई है वापस। क्या कहेंगे आप? देखिए आपको याद होगा कि यही वो जगह है हाँ कि जहाँ पर हम तलाश कर रहे थे कि पिच है कहाँ। आपके साथ और मैं और ढूंढ रहे आज ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अभी कवर्स डले हुए हैं। हाँ। और एक बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल की पिच मौजूद है। न सिर्फ पिच हमें नहीं मिल रही थी बल्कि इस ग्राउंड में 3-3, 4-4 फुट ऊंचे सरकंडे उगाए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो विजुअल चल रहे हैं साथ। और ये वही जगह थी कि जहाँ अप्रैल 2018 में पाकिस्तान टीम मैच खेल के गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस स्टेडियम को, इस मैदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और 4 साल न सिर्फ ये कि इसको फंडिंग बंद की गई बल्कि मेंटेनेंस भी नहीं की गई। टूट फूट भूत बंगला आपने तो देखा। मैं 2 दफा आया यहाँ पे, 2 शोज करके गया और मुझे यही एहसास मैं हुआ। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई। और इसी तरह वो सामने हॉकी स्टेडियम में आपने एस्ट्रोटर्फ देखी किस तरह जाई हुई थी। तो अब हमने इसका मरहलावार बहाली का प्रोग्राम बनाया। पहले मरहले में ये क्रिकेट स्टेडियम को रिहेबिलिटेट किया है, अब बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन भट्ट साहब जो सबसे बड़ा दुख है वो मंसूबा जो 3 अरब रुपए में मुकम्मल हो जाना था, जी बिल्कुल ऐसे अब उसे पूरा करने के लिए 5.5 अरब रुपए लगेंगे। आप मुझे बताएं कि ये 2.5 अरब रुपया क्या मैं इमरान खान से वसूल करूं या जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब से वसूल करूं? ये पाकिस्तान की टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। बिल्कुल ऐसी है। क्या आपने सोचा है इसके बारे में? उस वक्त भी आपसे यही पूछ रहा था कि क्या आपने सोचा है उसके बारे में कि लीगल कार्रवाई कोई करें आप इसके ऊपर, या क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए कि इस तरह की तकलीफ हमने जब इस मंसूबे की रिवीजन की मंजूरी दी, चूंकि नेस्पाक ने और कंसल्टेंट्स ने ये तमाम नुकसानात का जायजा लेकर तखमीना लगाया था, तो जब इस नजर सानी शुदा तखमीने की हमने मंजूरी दी तो साथ ही CDWP जो फोरम है उसने ये ऑब्जर्वेशन दी कि मिनिस्ट्री ऑफ IPC को इस पर नैब को रेफरेंस भेजना चाहिए कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे रिकवर किया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और मुझे बताएं कि आपका जो दूसरे पंजाब के इसी तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इसी तरह बर्बाद हुए और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बर्बाद हो चुके हुए, उनको रिहेबिलिटेट करने के बारे में आप सोच रहे हैं? जी, सबके लिए देखिए खेलों की रिहेबिलिटेशन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है। वो इसलिए कि पाकिस्तान एक यंग पॉपुलेशन है। बिल्कुल। हमारे यूथ को अगर हम खेलों के मौके नहीं देंगे, उनको खेलों की अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो कमरों में वीडियो गेम्स पे बैठे रहेंगे, वो क्राइम में जाएंगे, वो नशों में जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तकाजा है कि हम नौजवानों को जहाँ एजुकेशन और स्किल्स दें, वहाँ उनको एंटरटेनमेंट के लिए खेलों के मैदान दें। चले, ये तो बहुत सी बात है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बता दें, आप मुज़ाकरात के हक में हैं और आपको लगता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? देखिए, अब बंद गली में आ गए हैं। जब उनकी पार्टी अब रेत का, पहले एक मुहावरा होता था कि जी फलां चीज़ रेत का किला साबित हुई, अब मेरा ख्याल है वो मुहावरा हो जाएगा फलां चीज़ PTI साबित हुई। अच्छा। तो जिस तेजी से इवेपोरेट हो रही है, बट साहब देखिए ये वो लोग हैं जो कौम को कहते थे हम इनकलाबी हैं, हम इनकलाब लाएंगे। ठीक है। आपने तारीख पढ़ी होगी, क्या तारीख में इस तरह इनकलाब आते हैं कि 2-2 दिन, एक दिन की गर्मी से चीखें निकल जाएं, आपको मुकदमों का सामना करना पड़े, आप व्हील चेयर पे आ जाएं, आप स्ट्रेचर पे चले जाएं, आप ऑक्सीजन के मास्क लगा लें। ऐसा नहीं बात साहब, मैंने आपको देखा है अदालत में पेश होते हुए सूट पहन के, कपड़े अच्छे पहन के,
आपको क्या जो जेल थी वो अच्छी मिली थी या आपका ट्रीटमेंट अच्छा करते थे? देखिए, क्या फर्क क्या है आपके और इनमें? ये तो 2 दिन में इनके चेहरे उतर गए। मेरा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हम इकट्ठे थे, कंटेम्पररीज हैं, क्लास फेलो हैं जेल के। अच्छा। हमें उस सेल में रखा गया था जो जेल का बदतरीन सेल होता है, उसे कहते हैं सजाए मौत के कैदी की चक्की, जहाँ पे डेथ सेंटेंस के प्रिजनर्स को उनकी सजाए मौत से पहले रखा जाता है। ये भी एक नफ्सियाती हथकंडा था कि वो हमें खौफजदा करें, मोटिवेशन ड्राइव क्या थी हमें तोड़ें। देखिए, जो मोटिवेशन और ड्राइव है ना, ये आपका यकीन होती है। अच्छा। अगर आपको अपने नजरिए पे, अपने पाथ पे यकीन है, वो आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी देता है कि आप इंड्योर कर लेते हैं। ये सारे लोग जो हैं, इनकी 2 मोटिवेशंस थी। ठीक है। या ये कल्ट फॉलोअर्स थे, परस्तार थे उसके, या ये आखिरी वक्त में पकड़ धकड़ के शामिल किए गए थे, मेहमान अदाकार थे। ठीक है। लिहाजा मेहमान अदाकार भी चले गए। और जो कल्ट वाले थे, जो ही थोड़ी सख्ती देखी, उनका नशा चिकनाचूर हो गया। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ तो हमने सख्ती की ही नहीं। जी जी जी। और जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर आप देखिए, चेंज हो गए बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब पर इन्होंने सजाए मौत का मुकदमा बनाया जी। उस शख्स को अगर वो सामने देखे तो वो फांसी का फंदा नजर आता होगा कि मुझे वहां पे लेके जा। और वो तस्वीर भी देखी जिसमें वो सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं। और जब 16 दिन उनको बदतरीन सलूक के बाद लाया गया और कहा जी मेरी कमिटमेंट नवाज शरीफ से पहले से ज्यादा है और अब मैं फर्श के ऊपर बड़े आराम से सोता हूँ। अच्छा। ये इस हद तक बीमार ज़हन का आदमी था। इसने जेलों के अंदर कैमरे लगाए हुए थे और ये जेल से डेली रिपोर्ट लेता था कि ये लोग किस हाल में हैं, इन्हें कोई आराम तो नहीं है, इन्हें कोई आसूदगी तो नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पर हमें सख्त हालात। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। हम एक रोज नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल मिलने गए। यकीन करें कि मेरा दिल इतना गमजदा हुआ कि ये पाकिस्तान का, नवाज शरीफ साहब का ये क्रेडिट तो तारीख में लिखा जाएगा कि अमेरिका के सदर के 5 फोन कॉल उन्होंने इग्नोर किए, पाकिस्तान को एटमी धमाका बनाया, वो भी पाकिस्तान के मोहसिन है। नवाज शरीफ साहब हमारे सामने बैठे हुए थे, उन्हें सेल से लाया गया मुलाकात वाली जगह पे। उनके जिस्म से पानी की तरह पसीना, ऐसे लिबास भीगा हुआ था कि जैसे अभी उनको लिबास समेत किसी शावर के नीचे से निकाल के लाया गया। मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान का वजीर आज़म है, इसके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं जिसने मुल्क का कोई भला किया है। तो हमने तो वो सब कुछ देखी, लेकिन कभी नवाज शरीफ साहब के माथे पे शिकन नहीं देखी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो शख्स कितना अजीम है कि जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उससे कुछ देर पहले उन्हें इत्तला मिली कि उनकी तबीयत नहीं ठीक। ये जेल में हुकाम की, इंतज़ामिया की मिन्नतें करते रहे कि भी मेरी बात करा दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा जी सॉरी, आपका जो घंटा या कितना पौना घंटा होता है हफ्ते का कोटा, वो पूरा हो गया। अच्छा। हम बात नहीं करा सकते। खैर, उसके कुछ अरसे बाद ही, घंटे 1.5 बाद, वो खबर आ गई कि वो वफात पा गई हैं। तो मरियम नवाज साहिबा बताती हैं कि जब उनके वालिद साहब ये खबर देने आए कि बेटा वालदा फौत हो गई हैं, तो कहती हैं उसी सांस में उन्होंने मुझे कहा बेटा किसी को बददुआ ना देना। अब आप देखिए उस शख्स का कितना जिगरा था, कितना सब्र था। तो हमने तो वो हालात देखे। अच्छा, आपने एहसन इकबाल साहब ये जेल काटी है, आप सियासी कैदी थे, आपको लगता नहीं कि सियासत की ये रविश को कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए और कोई बातचीत आगे बढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल। आप इंतकाम, उनका इंतकाम और ये इंतकाम चलता रहेगा। बिल्कुल, सियासी इंतकाम के हम खिलाफ हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अप्रैल 2022 में 9 मई तक इन्होंने पाकिस्तान में कितना उधम मचाया, इन्होंने हमारे खिलाफ कितना कुछ शरंगेज प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने कभी लॉन्ग मार्च, कभी कोई मार्च, कितना कुछ मुल्क के अंदर फसाद किया। क्या कभी किसी ने इनको हाथ लगाया? क्या इनके किसी पार्टी के बंदे को पकड़ा? इन्हें मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन 9 मई को जो हुआ है, इसका ताल्लुक सियासी आज़ादी से या इंतकामी सियासत से नहीं है। ठीक है। ये रियासत की रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की। अभी आपको मैं मिसाल देता हूं कि अमेरिका में कैपिटल हिल पे जब ट्रंप के हमायतियों ने हमला किया, तो अभी उन्होंने उसके मास्टरमाइंड को शायद 18 साल की सजा दी है। जी बिल्कुल ऐसे इसी तरह उन्होंने उसके बाद 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, सबके खिलाफ मुकदमे चलाए।
बरतानिया में जब बलवा हुआ था, वो मशहूर चंद साल पहले डेविड कैमरॉन के हुकूमत थी और बलवाइयों ने आगे लगाई, 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने पकड़ा, 24 घंटे अदालतें चलाई, रातों को भी अदालतें लगा के उनको सजा दे के जेलों में डाला। अगर हमने इसको टॉलरेट किया तो ये एक रीत बन जाएगी। चलो, ये तो खुद भी कहते थे कि रियासत से मत टकराओ जब वो उसमें थे पावर में। लिहाजा अगर आप इस चीज पे नरमी करेंगे कि लोग फौजी तनसीबात को हमला करें, लोग शोहदा की यादगार पे हमला करें, लोग एयर बेसिस के ऊपर हमले करें, फिर तो यहाँ पे कल को कोई मजदूरों की यूनियन जुलूस निकालेगी, कोई क्लर्कों की यूनियन जुलूस निकालेगी, कोई सियासी एहतजाज होगा, हर किसी का दिल चाहेगा कि हम भी जाके ये बात करेंगे। 9 मई के बाद एक दहशतगर्दी की सियासत पे नहीं हो सकती। ठीक है, इस वक्त अब NRO चाह रहे हैं कि उनको मुज़ाकरात के बहाने NRO मिल जाए। पहले उन्हें 9 मई के जराइम का हिसाब देना होगा, फिर उनके साथ हम सोचेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और आपको बहुत मुबारक हो। बहुत दोबारा नारोवाल को बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एहसन इकबाल। मुहज़्ज़ब इंसानी मुआशरों में जो इख्तलाफात होते हैं, इंसानी मुआशरा एक मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं अपने इख्तलाफात हमेशा मेज़ पर बैठ के दूर करते हैं। जब बातें घर के अंदर से निकल कर बाहर मुल्कों के दरमियान, यानी कि मुल्क के अंदर से निकल के मुल्कों के दरमियान आ जाए, वहां पर थोड़ा सा इज्जत तकरीम और हर चीज का ख्याल रखा जाता है। वहां थोड़ी सी ईगो भी मुल्क इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर अक्सर ऐसे होता है कि बाज मामलात को फोर्स के थ्रू हल किया जाता है। जब कोई दूसरा मुल्क ना इंसाफी कर रहा हो या प्रॉब्लम कर रहा हो, आपने तारीख पढ़ी है, तारीख में ऐसे ही देखा है। लेकिन मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं, जब वो आपस में किसी बात पे इख्तलाफ रखते हैं तो उसको वो मेज पर बैठकर इंसानों की तरह और अच्छे शहरियों की तरह, अच्छे हम वतनों की तरह उस चीज को सॉल्व करते हैं। ये बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन कुछ अरसे से हमारे मुल्क में सियासत भी, जिसमें फोर्स आ गई और सियासत को भी एजुटेशन की सियासत, यानी सियासत को अदम बर्दाश्त की सियासत में बदल दिया गया। मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात में वजन तब तक है जब तक बात की अहमियत है, यानी कि जब तक आप बात सुनने के लिए राजी हैं तब तक बात में वजन है, तब तक सहाफी की जुबान में असर है, तब तक सहाफी जो कह रहा है उसके आर्ग्यूमेंट में असर है। लेकिन जब ताकत आ जाए, फोर्स आ जाए और कुचल देना आ जाए, तब ये बात और ये तमाम लॉजिक और तमाम आर्ग्यूमेंट बेकार हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे कितने लोग जितना मर्जी बोलते रहे, जितना मर्जी कहते रहे, वो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि लोग रीजन को सुनना नहीं चाहते, लॉजिक को सुनना नहीं चाहते, कन्विंस होना नहीं चाहते। वो बात मान लेते हैं कि बस हमने इसको मारना है या हमने इसको हटाना है और हमने खुद आना है। ऐसी पॉइंट पे आकर तमाम लॉजिक और तमाम रीजन खत्म हो जाता है। अभी जहां मैं खड़ा हूं, इसकी मैंने तमाम हालात आपको दिखाए। एहसन इकबाल साहब का ये इलाका है नारोवाल, उनके शहर में हम मौजूद हैं। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उन्होंने बनाने की कोशिश की और अपने शहर के लोगों के लिए बनाने की कोशिश की। इसके दोनों हालात मैंने आपको दिखाए और अब ये क्रिकेट ग्राउंड जोन सा है जहां इतनी इतनी घास थी, वो दोबारा आबाद हो गया। मुझे लगता था कि शायद खिलाड़ी जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो वो खेल के मैदान आबाद करेगा, लेकिन खिलाड़ी ने खेल के मैदान इसको छोड़ के, लाहौर शहर में बहुत सारे खेल के मैदान बने थे, वो सारे के सारे बर्बाद कर दिया। अब किसी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आ सकी, लेकिन ये बात समझ में आ रही है, मैदान आबाद है, लोग आएंगे, बैठेंगे, क्रिकेट का मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे, जिंदगी बेहतर होगी। हमें इन तमाम खराफात से कौम को भी निकालना है, कौम को भी दिमाग में थोड़ा सा सुकून देना है ताकि वो बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ सोच सकें, ना कि हर वक्त वो मुहिमजू बने रहें और किसी ना किसी पे चढ़ाई का सोचते रहें। तो इन चीज़ों से कौम को भी बचाएं, खुद भी बचें, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, तरक्की तभी आएगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।